हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ऑडियो बुक्स गैलरी में। मेरा नाम है नीरज। मैं हूं आपका होस्ट और नरेटर। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ जो बुक सीरीज शेयर करने वाला हूं, वो बुक सीरीज बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर रही है बच्चों और बड़ों के बीच में। इस बुक सीरीज के ऊपर फिल्म भी बन चुकी है और वो बहुत ही ज़्यादा पसंद की गई है। दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोगों को भी ये पसंद आएगी। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ राइटर J.K. रोलिंग द्वारा लिखी गई पुस्तक हैरी पॉटर। और आज हम शुरू करने वाले हैं हैरी पॉटर सीरीज की पहली बुक, हैरी पॉटर और पारस पत्थर का पहला अध्याय, वह लड़का जो जिंदा बच गया। चलिए दोस्तों, बिना देरी किए बुक शुरू करते हैं हैरी पॉटर और पारस पत्थर। प्रिविट ड्राइव के मकान नंबर 4 में रहने वाले मिस्टर और मिसेस डर्सली गर्व से कह सकते थे, हम तो पूरी तरह सामान्य लोग हैं। कोई सोच भी नहीं सकता था कि यह लोग किसी रहस्यमयी या अजीब चीज में उलझ सकते थे, क्योंकि वे इस तरह की बेतुकी बातों से दूर रहते थे। मिस्टर ड्रसली ग्रिनिंग्स नाम की कंपनी के डायरेक्टर थे, जो ड्रिल बनाती थी। मिस्टर ड्रसली मोटे तगड़े थे और उनकी गर्दन तो जैसे थी ही नहीं, हालांकि उनकी मूछें बहुत बड़ी थी। मिसेस ड्रसली सुनहरे बालों वाली दुबली महिला थी और उनकी गर्दन सामान्य से लगभग दुगनी लंबी थी। यह लंबी गर्दन उनके बहुत काम आती थी, क्योंकि वे बगीचे की मुंडेर के पार ताक झाक करने में और पड़ोसियों की जासूसी करने में अपना बहुत सा समय बिताती थी। उनका एक छोटा सा बेटा भी था जिसका नाम था डडली, और मिस्टर और मिसेस ड्रसली का मानना था कि दुनिया में उससे अच्छा बच्चा हो ही नहीं सकता। उनके पास वह सब कुछ था जो वे चाहते थे, पर उनकी जिंदगी में एक रहस्य भी था, और उन्हें सबसे ज्यादा डर इसी बात से लगता था कि कहीं वह रहस्य किसी को पता न चल जाए। वह यह सोच भी नहीं सकते थे कि अगर किसी को पॉटर परिवार के बारे में पता चल गया तो उनका क्या होगा। मिसेस पॉटर मिसेस ड्रसली की बहन थी, परंतु वे कई सालों से एक दूसरे से नहीं मिली थी। सच तो यह था कि मिसेस ड्रसली सबको यही बताती थी कि उनकी कोई बहन ही नहीं थी, क्योंकि उनकी बहन और उसका निकम्मा पति उन लोगों से उतने ही अलग थे जितना अलग होना संभव था। यह सोचकर ही ड्रसली पति पत्नी के होश उड़ जाते थे कि अगर पॉटर पति पत्नी उनकी गली में आ गए तो उनके पड़ोसी क्या कहेंगे। वे जानते थे कि उनका एक छोटा सा बेटा भी था, पर उन्होंने उसे कभी नहीं देखा था। यह बच्चा भी एक बड़ा कारण था जिस वजह से वे पॉटर पति पत्नी से दूर रहते थे। वे नहीं चाहते थे कि डडली इस तरह के बच्चे से मिले जुले। जब मिस्टर और मिसेस डर्सली उस बोझिल मंगलवार को सोकर उठे जहां से हमारी कहानी शुरू होती है, तो बादलों से भरे आसमान को देखकर कोई भी यह नहीं सोच सकता था कि पूरे देश में अजीबोगरीब और रहस्यमयी घटनाएं जल्दी ही होने वाली हैं। मिस्टर डर्सली ने ऑफिस जाने के लिए गुनगुनाते हुए अपनी सबसे बोरिंग टाई निकाली और मिसेस डर्सली चहकते हुए इधर उधर की बातें करती रही। इसके साथ ही वे हल्ला मचा रहे डडली को ऊंची कुर्सी पर बिठाने के लिए उसके साथ कुश्ती भी लड़ती जा रही थी। उनमें से किसी को भी यह नहीं दिखा कि एक बड़ा सा भूरा उल्लू उनकी खिड़की के पास से पंख फड़फड़ाते हुए गुजर गया। 8:30 बजे मिस्टर ड्रसली ने अपना ब्रीफकेस उठाया, पत्नी का गाल थपथपाया और डडली को चूमने की कोशिश की, परंतु वे ऐसा नहीं कर पाए क्योंकि डडली उस समय झुंझला रहा था और अपना नाश्ता दीवार पर फेंक रहा था। शैतान कहीं का, मिस्टर ड्रसली ने घर से निकलते समय हंसकर लाड से कहा। वे अपनी कार में बैठे और 4 नंबर के पोर्च से बाहर आ गए। सड़क के मोड़ पर ड्रसली को पहली अजीब चीज दिखी, एक बिल्ली जो नक्शा पढ़ रही थी। एक पल को तो ड्रसली यह समझ ही नहीं पाए कि उन्होंने क्या देखा था। फिर उन्होंने सिर झटका और दोबारा देखा। एक भूरी बिल्ली प्रिविट ड्राइव के मोड़ पर खड़ी थी, परंतु नक्शा कहीं नहीं दिख रहा था। उनके दिमाग में भी कैसे अजीब विचार आ जाते हैं। हो सकता है रोशनी की वजह से उनकी आंखों को धोखा हुआ हो। मिस्टर ड्रसली ने आंखें झपकाई और बिल्ली को घूरा। बिल्ली ने भी पलटकर उन्हें घूरा। जब मिस्टर ड्रसली मोड़ पर मुड़े और सड़क पर आगे बढ़े तो उन्होंने कार के शीशे पर बिल्ली को देखा। बिल्ली अब साइन बोर्ड पढ़ रही थी जिस पर लिखा था प्रिविट ड्राइव। नहीं नहीं, वह साइन बोर्ड को देख रही थी। बिल्लियां ना तो नक्शा देख सकती थी, ना ही साइन बोर्ड पढ़ सकती थी। मिस्टर ड्रसली ने अपने कंधे उचकाए और बिल्ली को अपने दिमाग से बाहर निकाल दिया। जब वे शहर की तरफ बढ़े तो उनके दिमाग में और कुछ नहीं था ड्रिल के उस बड़े ऑर्डर के सिवाय जो उन्हें उस दिन मिलने की उम्मीद थी। परंतु शहर के करीब पहुंचते पहुंचते उन्होंने कुछ ऐसा देखा जिसने उनके दिमाग से ड्रिल का विचार बाहर निकाल दिया। हर सुबह की तरह जब वे ट्रैफिक जाम में फंसे तो उनका ध्यान इस तरफ गया कि आज बहुत से लोग अजीब कपड़े पहनकर घूम रहे थे। चोगे पहने लोग हर तरफ दिख रहे थे। मिस्टर ड्रसली अजीब कपड़े पहनने वाले लोगों को पसंद नहीं करते थे। आजकल के जवान लड़के लड़कियां भी कैसे उठपटांग कपड़े पहनते हैं, उन्होंने सोचा। यह कोई बेवकूफ़ी भरा नया फैशन होगा। उन्होंने अपनी उंगलियों से स्टीयरिंग व्हील पर तबला बजाया
और तभी उनकी निगाह पास में खड़े कुछ अजीब लोगों के झुंड पर पड़ी। वे लोग रोमांचित होकर आपस में कानाफूसी कर रहे थे। मिस्टर ड्रसली आग बबूला हो गए जब उन्होंने देखा कि उनमें से दो तो बिल्कुल जवान नहीं थे। अरे, उस आदमी की उम्र तो मुझसे भी ज्यादा होगी, और उसे शर्म नहीं आती कि इस तरह गहरा हरा चोगा पहने है। उसकी यह मजाल। परंतु तभी मिस्टर ड्रसली ने सोचा कि शायद इसका संबंध किसी मूर्खतापूर्ण काम से हो सकता है यह लोग किसी चीज के लिए चंदा इकट्ठा कर रहे हों। हाँ, यही होगा। ट्रैफिक फिर से चालू हो गया और कुछ मिनट बाद मिस्टर ड्रसली कंपनी की कार पार्किंग में पहुंच गए और उनका दिमाग एक बार फिर ड्रिल में उलझ गया। मिस्टर ड्रसली 9वीं मंजिल पर अपने ऑफिस में हमेशा खिड़की की तरफ पीठ करके बैठते थे। अगर ऐसा नहीं होता तो उस सुबह उन्हें ड्रिल पर अपना ध्यान लगाए रखने में कठिनाई होती। वे भरी दोपहर में तेजी से उड़ते हुए उल्लुओं को नहीं देख पाए, परंतु नीचे सड़क पर खड़े लोग उन उल्लुओं को देखकर हैरान हो रहे थे। जब एक के बाद एक उल्लू तेजी से उड़कर गए तो लोग उंगली से इशारा कर करके मुंह फाड़े उन्हें देखते रहे। उनमें से ज्यादातर लोगों ने तो रात में भी कभी उल्लू नहीं देखा था। बहरहाल मिस्टर ड्रसली की सुबह पूरी तरह सामान्य गुजरी, जिसमें उल्लुओं का नामो निशान नहीं था। उन्होंने 5 लोगों को डांटा, कई जरूरी टेलीफोन किए और वे फोन पर भी चीखते चिल्लाते रहे। लंच के समय तक वे बहुत अच्छे मूड में थे। लंच में उन्होंने सोचा कि पैर सीधे कर लें और सड़क के पास सामने वाली बेकरी से अपने लिए स्वीट ब्रेड ले आएं। चोगा पहने लोगों के बारे में वे पूरी तरह भूल चुके थे, परंतु बेकरी के पास वे एक बार फिर उनके पास से गुजरे। उनके पास से गुजरते समय मिस्टर ड्रसली ने उन्हें गुस्से से घूरा। न जाने क्यों उन्हें देखकर वे थोड़े परेशान हो गए थे। ये लोग भी रोमांचित होकर कानाफूसी कर रहे थे और उनके हाथ में चंदा मांगने वाला डिब्बा भी नहीं था। वापस लौटते समय मिस्टर ड्रसली की थैली में एक बड़ी स्वीट ब्रेड थी और जब वे एक बार फिर उन लोगों के पास आए तो उन्हें उनकी बातचीत के कुछ शब्द सुनाई दिए। पॉटर परिवार? हाँ, सही है, मैंने यही सुना है। हाँ, उनका बेटा हैरी। मिस्टर ड्रसली के पैरों को जैसे लकवा मार गया। डर के मारे उनके होश उड़ गए। उन्होंने कानाफूसी करने वाले लोगों की तरफ देखा जैसे उनसे कुछ पूछना चाहते हों, परंतु फिर उन्होंने इसी में अपनी भलाई समझी कि ऐसा ना किया जाए। उन्होंने सड़क के पार दौड़ लगा दी, धड़धड़ाते हुए अपने ऑफिस में घुसे। अपनी सेक्रेटरी को फटकारा कि वह उन्हें डिस्टर्ब ना करे। झपट कर फोन उठाया और घर का नंबर लगभग पूरा डायल कर ही लिया था कि तभी उन्होंने अपना इरादा बदल दिया। उन्होंने रिसीवर दोबारा नीचे रख दिया और अपनी मूंछों पर हाथ फेरने लगे। वे सोच रहे थे, नहीं, वे भी कितनी बड़ी बेवकूफ़ी करने जा रहे थे। पॉटर नाम के लोग बहुत से होते हैं। उन्हें विश्वास था कि पॉटर नाम के ऐसे भी कई लोग होंगे जिनके बेटे का नाम हैरी होगा, और अगर देखा जाए तो उन्हें यह भी पक्का नहीं पता था कि उनके भांजे का नाम हैरी ही था। उन्होंने उसे कभी नहीं देखा था। उसका नाम हार्वे या हेरल्ड भी हो सकता था। मिसेस ड्रसली को चिंता में डालने से क्या फायदा। अपनी बहन का नाम सुनते ही वे हमेशा बहुत परेशान हो जाती थी, और इसमें मिसेस ड्रसली की भी क्या गलती थी अगर उनकी अपनी बहन इस तरह की होती। परंतु फिर भी चोगा पहने लोग। उस दोपहर ड्रिल पर ध्यान लगाए रखने में उन्हें बहुत कठिनाई हुई, और जब वे 5 बजे ऑफिस की बिल्डिंग से बाहर निकले तो वे इतने परेशान थे कि गेट से निकलते ही एक आदमी से टकरा गए। सॉरी, वे हड़बड़ाकर बोले, क्योंकि उनकी टक्कर से एक ठिगना बूढ़ा आदमी लड़खड़ाकर लगभग गिर गया था। कुछ सेकंड बाद जाकर मिसेस ड्रसली का ध्यान इस तरफ गया कि उस आदमी ने बैंगनी चोगा पहन रखा था। टकराने और जमीन पर लगभग गिर जाने के बाद भी वह कतई नाराज या परेशान नहीं दिख रहा था। इसके बजाय उसके चेहरे पर चौड़ी मुस्कान खिली थी। उसने अपनी चिचियाती आवाज में कहा, और उसकी आवाज इतनी अजीब थी कि आसपास के लोग उसे घूरने लगे। कोई बात नहीं, आज मुझे कोई चीज परेशान नहीं कर सकती। खुशियाँ मनाओ, क्योंकि तुम जानते हो कौन अब आखिरकार चला गया है। आज का दिन इतनी खुशी का है तो तुम्हारे जैसे मगलुओं को भी जश्न मनाना चाहिए। और फिर उस बूढ़े ने मिस्टर ड्रसली की कमर में हाथ डालकर उन्हें गले लगाया और वहां से चल दिया। मिस्टर ड्रसली वहीं किसी पेड़ की तरह खड़े रह गए जब अजनबी ने उन्हें गले लगाया था। यही नहीं, उसने उन्हें मगलू भी कहा था, चाहे उसका जो भी मतलब होता हो। उनके दिमाग के पुर्जे हिल चुके थे। वे अपनी कार की तरफ लपके और घर की तरफ चल दिए। उन्हें आशा थी कि यह सब बातें उनकी कल्पना की उपज होंगी, और यह आशा उन्होंने आज से पहले कभी नहीं की थी, क्योंकि वे कल्पना की उड़ान को पसंद नहीं करते थे। जब वे अपने घर के पोर्च के अंदर घुसे तो उन्होंने जो पहली चीज देखी उसे देखकर उनका दिमाग और भी ज्यादा खराब हो गया। जिस भूरी बिल्ली को उन्होंने सुबह देखा था वह अब उनके बगीचे की मुंडेर पर बैठी थी। उन्हें पूरा विश्वास था कि यह वही बिल्ली थी, क्योंकि इसकी आंखों के चारों तरफ भी उसी तरह के निशान थे। शू! मिस्टर ड्रसली जोर से चिल्लाए। बिल्ली टस से मस नहीं हुई। इसके बजाय उसने मिस्टर ड्रसली की तरफ घूर कर देखा।
मिस्टर डर्सली हैरान रह गए। क्या यह आम बिल्लियों जैसा व्यवहार है? अपने आप को संभालने की कोशिश करते हुए वे घर के अंदर घुसे। अब भी उनका यह पक्का इरादा था कि वे अपनी पत्नी को कुछ नहीं बताएंगे। मिसेस डर्सली का दिन अच्छा और सामान्य गुजरा था। उन्होंने डिनर पर अपने पति को बताया कि पड़ोसन की अपनी बेटी से क्या क्या समस्याएं चल रही हैं और डडली ने एक नया वाक्य सीखा है, नहीं करूंगा। मिस्टर डर्सली ने सामान्य व्यवहार करने की कोशिश की। जब डडली को सुला दिया गया तो वे समय रहते ड्राइंग रूम में गए ताकि रात के समाचारों की अंतिम खबर सुन सकें। और अंत में हर जगह के लोग बता रहे हैं कि इस देश में उल्लुओं की हरकतें आज बहुत अजीब थी। हालांकि उल्लू आमतौर पर रात को ही शिकार करते हैं और दिन की रोशनी में शायद ही कभी दिखते हैं, परंतु आज सूरज उगने के बाद से ही सैकड़ों उल्लू हर दिशा से उड़ते हुए दिखाई दिए। विशेषज्ञ यह नहीं बता पा रहे हैं कि उल्लुओं ने अचानक अपने सोने का समय क्यों बदल दिया है, समाचार पढ़ने वाले ने मुस्कुराते हुए कहा। बड़ी अजीब बात है। और अब मौसम की जानकारी जिम मैक्सिम से। जिम, क्या आज रात भी उल्लुओं की बारिश होने की संभावना है? हेलो टेड, मौसम विशेषज्ञ ने कहा। मैं उसके बारे में तो नहीं जानता, परंतु आज सिर्फ उल्लुओं की हरकतें ही अजीब नहीं रही। कैंट, यॉर्कशायर और डंडी के दर्शकों ने आज मुझे फोन करके बताया कि मैंने कल जिस बारिश का वादा किया था उसकी जगह आज आसमान से उल्काओं की बारिश हुई। शायद लोग बॉनफायर नाइट का त्योहार थोड़ी जल्दी मना रहे हैं। यह अगले सप्ताह है दोस्तों, परंतु आज की रात निश्चित रूप से पानी बरसेगा। मिस्टर डर्सली अपनी कुर्सी पर बर्फ की तरह जमे रह गए। पूरे ब्रिटेन में उल्काओं की बारिश, दिन की रोशनी में उल्लुओं का उड़ना, हर जगह चौगों में घूम रहे रहस्यमय लोग और पॉटर परिवार के बारे में कानाफूसी। मिसेस डर्सली 2 कप चाय लेकर ड्राइंग रूम में आई। अब बताए बिना कोई चारा नहीं था। उन्हें अपनी पत्नी को कुछ बताना ही पड़ेगा। उन्होंने घबराते हुए अपना गला साफ किया। पेटूनिया डियर, हाल में तुम्हारी बहन की कोई खबर मिली क्या? जैसा उन्होंने सोचा था, यह सुनकर मिसेस डर्सली को झटका भी लगा और गुस्सा भी आया। आमतौर पर वे लोग यही जानते थे कि मिसेस डर्सली की कोई बहन नहीं थी। नहीं, उन्होंने तीखी आवाज में जवाब दिया। क्यों? समाचार में अजीब खबरें आ रही थी। मिस्टर डर्सली ने सहमी हुई आवाज में कहा। उल्लू, उल्काएं और शहर में आज बहुत से अजीब तरह के लोग घूम रहे थे। तो मिसेस डर्सली ने तमतमाकर पूछा। तो मैंने सोचा शायद कहीं हो ना हो इसका संबंध उन लोगों से, उनकी तरह के लोगों से तो नहीं है। मिसेस डर्सली होंठ सिकोड़कर अपनी चाय पीती रही। मिस्टर डर्सली ने विचार किया कि क्या उनमें अपनी पत्नी को यह बताने की हिम्मत थी कि उन्होंने पॉटर का नाम सुना है। अंत में वे इस नतीजे पर पहुंचे कि उनमें इतनी हिम्मत नहीं थी। इसके बजाय वे जितने सामान्य ढंग से कह सकते थे उन्होंने कहा, उनका बेटा, उसकी उम्र भी अपने डडली जितनी ही होगी, है ना? मेरा ख्याल है उतनी ही होनी चाहिए, मिसेस डर्सली ने कड़क कर कहा। वैसे उसका नाम क्या है? हार्वर्ड, है ना? हैरी, और मेरे ख्याल से यह बहुत ही घटिया और सड़कछाप नाम है। और नहीं तो क्या, मिस्टर डर्सली बोले और उनका दिल बुरी तरह डूबता जा रहा था। बिल्कुल ठीक कहा, मेरा भी यही ख्याल है। जब वे लोग सोने के लिए ऊपर वाली मंजिल पर गए तो इसके बाद मिस्टर डर्सली इस विषय पर एक भी शब्द नहीं बोले। जब मिसेस डर्सली बाथरूम में गई तो मिस्टर डर्सली चुपके से बेडरूम की खिड़की के पास गए और उन्होंने सामने वाले बगीचे में झांका। बिल्ली अब भी वही थी। वो प्रिवी ड्राइव के मोड़ पर नजरें गड़ाए थी, जैसे उसे किसी का इंतजार था। क्या यह उनके मन का वहम था या फिर इस सबका पॉटर परिवार से कोई संबंध था? अगर ऐसा हो और अगर किसी को यह पता चल जाए कि उनका संबंध ऐसे लोगों से है तो बहरहाल यह तय था कि वे यह सहन नहीं कर पाएंगे। मिस्टर और मिसेस डर्सली बिस्तर पर लेट गए। मिसेस डर्सली तो तत्काल सो गई, परंतु मिस्टर डर्सली जागते रहे और मन ही मन सारी बातें याद करते रहे। सोने से पहले उनके मन में तसल्ली देने वाला आखिरी विचार यही था, अगर पॉटर परिवार का इन अजीब घटनाओं से कोई संबंध हो भी तो भी डरने की कोई बात नहीं थी, क्योंकि वे उनके और मिसेस डर्सली के पास भला क्यों आएंगे। पॉटर पति पत्नी बहुत अच्छी तरह से जानते थे कि उनके और उन जैसे लोगों के बारे में पेटूनिया और वे किस तरह के विचार रखते थे। मिस्टर डर्सली को समझ में नहीं आ रहा था कि वे और पेटूनिया किसी ऐसी चीज में किस तरह उलझ सकते थे जो इस समय हो रही होगी। उन्होंने उबासी ली और करवट बदली, इसका उन पर कोई असर नहीं हो सकता था। उनका अंदाजा कितना गलत था। मिस्टर डर्सली भले ही कच्ची नींद में सो गए थे, पर बाहर मुंडेर पर बैठी बिल्ली की आंखों में नींद का नामो निशान नहीं था। वो अब भी किसी मूर्ति की तरह स्थिर बैठी थी और पलक झपकाए बिना प्रिवी ड्राइव के दूर वाले मोड़ पर नजरें गड़ाई थी। जब बगल वाली सड़क पर एक कार का दरवाजा भड़ाक से बंद हुआ तो भी वह नहीं हिली, ना ही तब
जब दो उल्लू उसके सिर के ऊपर से उड़ते हुए गए। दरअसल लगभग आधी रात के करीब ही ये बिल्ली अपनी जगह से हिली। बिल्ली जिस मोड़ पर नजरें जमाई थी वहां एक आदमी प्रकट हुआ। वह इतने अचानक और चुपचाप आया था कि देखने वाले को लग सकता था जैसे वह जमीन के भीतर से निकला हो। बिल्ली की पूंछ फड़की और उसकी आंखें सिकुड़ गई। इस तरह का आदमी प्रिविट ड्राइव में पहले कभी नहीं देखा गया था। वह लंबा, दुबला और बहुत बूढ़ा था। उसकी उम्र उसके बालों और दाढ़ी की सफेदी से पता चलती थी, जो दोनों ही इतने लंबे थे कि वह उन्हें अपनी बेल्ट के नीचे खोस सकता था। वह लंबा दुशाला ओढ़े था। उसका जामुनी चोगा जमीन पर घिसट रहा था और उसने ऊंची एड़ी के बकल वाले जूते पहन रखे थे। आधे चांद के आकार वाले चश्मे के पीछे से दिखती उसकी नीली आंखें साफ और चमकदार थी। उसकी नाक बहुत लंबी थी और मुड़ी हुई थी, जैसे उसे कम से कम 2 बार तोड़ा गया हो। इस आदमी का नाम था एल्बस डम्बलडोर। एल्बस डम्बलडोर को शायद इस बात का एहसास नहीं था कि वे अभी अभी एक ऐसी सड़क पर आ गए थे जहां उनके नाम से लेकर उनके जूते तक किसी भी चीज को पसंद नहीं किया जाता। वे अपने चोगे में हाथ डालकर टटोल रहे थे जैसे कुछ ढूंढ रहे हों, परंतु उन्हें इस बात का एहसास हो गया था कि कोई उन्हें देख रहा था, क्योंकि उन्होंने अचानक बिल्ली की तरफ देखा जो सड़क के दूसरे छोर से अब उन्हें घूर रही थी। न जाने क्यों बिल्ली को देखकर उन्हें खुशी हुई। वे हंसे और धीरे से बोले, मुझे मालूम होना चाहिए था। वे जिस चीज की तलाश कर रहे थे वह उन्हें अंदर वाली जेब में मिल गई। यह चांदी के सिगरेट लाइटर की तरह दिख रहा था। उन्होंने उसे खोला और हवा में लहराते हुए क्लिक किया। सबसे पास वाला सड़क का लैंप तड़ से बंद हो गया। उन्होंने एक बार फिर क्लिक किया, अगला लैंप भी बुझ गया। उन्होंने अपने बत्ती बुझाने वाले यंत्र को 12 बार क्लिक किया और कुछ समय बाद पूरी सड़क पर सिर्फ 2 छोटी रोशनियां ही बची थी। दूर बैठी बिल्ली की आंखें जो उन्हें देख रही थी। अगर कोई इस वक्त अपनी खिड़की से बाहर झांकता, चाहे चमकदार आंखों वाली मिसेस ड्रसी ही क्यों ना हो, तो भी वो यह नहीं देख सकता था कि नीचे फुटपाथ पर क्या हो रहा था। डम्बलडोर ने बत्ती बुझाने वाले यंत्र को वापस अपने चोगे में रख लिया और सड़क पर मकान नंबर 4 की तरफ बढ़े, जहां वे बिल्ली की बगल में मुंडेर पर बैठ गए। उन्होंने बिल्ली की तरफ नहीं देखा, परंतु एक पल बाद उन्होंने बिल्ली से कहा, प्रोफेसर मैगोनिगल, आप यहाँ क्या कर रही हैं? वे बिल्ली की तरफ देखकर मुस्कुराए, परंतु भूरी बिल्ली गायब हो चुकी थी। बिल्ली के बजाय वे एक गंभीर सी दिखने वाली महिला की तरफ देखकर मुस्कुरा रहे थे, जो उसी तरह का चौकोर चश्मा पहनी थी। इस तरह के निशान बिल्ली की आंखों के चारों तरफ थे। वह भी एक चोगा पहनी थी जो गहरे हरे रंग का था। उनके बाल जूड़े में कसकर बंधे थे। साफ नजर आ रहा था कि वह परेशान थी। आप कैसे समझे कि वो बिल्ली नहीं थी? उन्होंने पूछा। माय डियर प्रोफेसर, मैंने आज तक किसी बिल्ली को इतना तन कर बैठे नहीं देखा। अगर आपको दिन भर ईंट की मुंडेर पर बैठना पड़ता तो आप भी ऐसे ही तन कर बैठते, प्रोफेसर मैगोनिगल ने कहा। दिन भर? जबकि आप भी जश्न मना सकती थी। यहाँ आते समय मैं रास्ते में दर्जन भर दावतों और समारोहों के पास से होता हुआ आ रहा हूँ। प्रोफेसर मैगोनिगल गुस्से से गुर्राई। अरे हाँ, सब जश्न मना रहे हैं, उन्होंने बेचैन होकर कहा। वैसे समझदारी इसी में होती कि वे थोड़े सावधान रहते, परंतु नहीं। यहाँ तक कि मगलू भी जान गए हैं कि कोई अजीब चीज हुई है। उनके समाचारों में यह खबर थी। उन्होंने अपने सिर को रसली के अंधेरे ड्राइंग रूम की खिड़की की तरफ झटके से मोड़ा। मैंने समाचार सुने थे। उल्लुओं के झुंड, उल्काएं, वे लोग पूरी तरह मूर्ख नहीं हैं। उन्हें पता चलना ही था। कैंट में उल्काओं की बारिश। मैं शर्त लगा सकती हूँ यह डिडेलस डिगल का काम होगा। उसमें धेले भर की भी अकल नहीं है। आप उन्हें दोष कैसे दे सकती हैं? डम्बलडोर ने नरमी से कहा। 11 साल से हमारे पास जश्न मनाने की कोई वजह नहीं थी। मैं जानती हूँ, प्रोफेसर मैगोनिगल ने चिढ़ते हुए कहा, परंतु इसका मतलब यह तो नहीं कि लोग बेवकूफ़ी पर ही उतर आए। लोग सरासर लापरवाही कर रहे हैं। उन्होंने मगलुओं जैसे कपड़े तक नहीं पहने हैं। चोगे पहनकर भरी दोपहर में सड़कों पर घूम रहे हैं और अफवाहें फैला रहे हैं। फिर उन्होंने डम्बलडोर पर तिरछी निगाह डाली, मानो उम्मीद कर रही हूँ कि वे कुछ कहेंगे, परंतु चूंकि उन्होंने ऐसा नहीं किया, इसलिए वे आगे बोलती रही। कितना बढ़िया रहेगा अगर जिस दिन तुम जानते हो कौन आखिरकार गायब हो गया है, उसी दिन मगलुओं को हमारे बारे में पता चल जाए। मुझे लगता है यह सचमुच चला गया है ना डम्बलडोर? लगता तो ऐसा ही है, डम्बलडोर ने कहा। हमें बहुत सी चीजों के लिए ऊपर वाले का एहसान मनाना चाहिए। क्या आप शरबत लेमन लेंगी? क्या? शरबत लेमन, एक तरह की मगलू मिठाई जो मुझे बहुत पसंद है। नहीं धन्यवाद, प्रोफेसर मैगोनिगल ने ठंडे स्वर में कहा। मानो कहना चाहती हूँ यह भी कोई वक्त है शरबत लेमन खाने का। जैसा मैंने कहा, अगर तुम जानते हो कौन चला भी गया हो। माय डियर प्रोफेसर, कम से कम आप जैसी समझदार महिला को तो उसका नाम लेना चाहिए।
यह तुम जानते हो कौन की बकवास छोड़िए। पिछले 11 साल में मैं लोगों को यह समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि उसे उसके असली नाम से बुलाएं, वोल्डेमॉर्ट। प्रोफेसर मैगोनिगल पीछे हटी, परंतु डंबलडोर 2 शरबत लेमन निकालने में लगे थे, इसलिए वे उनकी तरफ नहीं देख रहे थे। अगर हम कहते हैं तुम जानते हो कौन, तुम जानते हो कौन, तो समझना बहुत मुश्किल हो जाता है। मुझे कभी नहीं लगा कि वोल्डेमॉर्ट का नाम लेने में डरने की कोई वजह है। मैं जानती हूँ आप नहीं डरते, प्रोफेसर मैगोनिगल ने कहा। उनके स्वर में आधी तारीफ और आधी उलझन साफ सुनाई दे रही थी। आपकी बात अलग है। सब जानते हैं कि आप ही वह अकेले आदमी हैं जिससे तुम जानते हो। अरे अच्छा, वोल्डेमॉर्ट डरता था। आप मेरी जरूरत से ज्यादा तारीफ कर रही हैं, डंबलडोर ने शांति से कहा। वोल्डेमॉर्ट में ऐसी शक्तियां हैं जो मुझ में कभी नहीं हो सकती, सिर्फ इसलिए क्योंकि आप इतने महान हैं कि आप उनका इस्तेमाल नहीं करना चाहते। मेरी किस्मत अच्छी है कि आज अंधेरा है। मैं तब से इतना कभी नहीं शर्माया जब मैडम पॉम्फ्री ने मेरे नए मफलर की तारीफ की थी। प्रोफेसर मैगोनिगल ने डंबलडोर को घूरकर देखा और कहा, उल्लुओं की तो छोड़िए, उससे भी तेज रफ्तार से अफवाहें चारों तरफ उड़ रही हैं। आप जानते हैं लोग क्या कह रहे हैं, कह वह क्यों गायब हो गया, कि आखिर किस चीज ने उसे रोक दिया। ऐसा लग रहा था जैसे प्रोफेसर मैगोनिगल उस मुद्दे पर पहुंच गई थी जिस पर चर्चा करने के लिए वे सबसे ज्यादा बेचैन थी। वह असली कारण जिसकी वजह से वे ठंडी सख्त मुंडेर पर दिन भर बैठकर इंतजार कर रही थी, क्योंकि ना तो बिल्ली के रूप में न ही महिला के रूप में उन्होंने डंबलडोर पर पहले इतनी पैनी निगाह डाली थी जितनी कि वे इस समय डाल रही थी। यह बात साफ थी कि चाहे लोग कुछ भी कह रहे हों, वे उनकी बात पर तब तक यकीन नहीं करने वाली जब तक कि डंबलडोर खुद ना कह दें कि यह सच था। परंतु डंबलडोर इस समय एक और शरबत लेमन छांट रहे थे और उन्होंने जवाब नहीं दिया। प्रोफेसर मैगोनिगल ने जोर देकर आगे कहा, लोग कह रहे हैं कि वोल्डेमॉर्ट कल रात को गॉडरिक हॉलो में पॉटर परिवार की तलाश में गया था। अफवाह यह है कि लिली और जेम्स पॉटर के वे लोग मर चुके हैं। डंबलडोर ने सिर झुकाया। प्रोफेसर मैगोनिगल के मुंह से आह निकल गई। लिली और जेम्स, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। मैं इस पर विश्वास नहीं करना चाहती थी। ओह एल्बस। डंबलडोर आगे बढ़े और उन्होंने प्रोफेसर मैगोनिगल का कंधा थपथपाया। मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ, उन्होंने भारी आवाज में कहा। आगे बोलते समय प्रोफेसर मैगोनिगल की आवाज थरथरा रही थी। यही नहीं, लोग तो यह भी कह रहे हैं कि उनके बेटे हैरी पॉटर को भी मारने की कोशिश की, परंतु वह उसे मार नहीं पाया। वह उस छोटे बच्चे को नहीं मार पाया। कोई नहीं जानता कि क्यों या कैसे, परंतु लोग कह रहे हैं कि जब वोल्डेमॉर्ट हैरी पॉटर को नहीं मार पाया तो उसकी शक्ति नष्ट हो गई और इसलिए वह गायब हो गया। डंबलडोर ने उदास होकर सिर हिलाया। यह सच है, प्रोफेसर मैगोनिगल ने हकलाते हुए कहा। जब उसने इतना कुछ किया, जब उसने इतने सारे लोगों को मार डाला था, इसके बाद भी वह एक छोटे से बच्चे को नहीं मार पाया। बड़ी हैरानी की बात है। उसे रोकने वाला कौन था? परंतु भगवान के लिए मुझे यह बताएं कि हैरी कैसे बच गया। हम सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं, डंबलडोर ने कहा। शायद हम इसका कारण कभी नहीं जान पाएंगे। प्रोफेसर मैगोनिगल ने जाली वाला रुमाल निकाला और चश्मे के नीचे अपनी आंखें पोंछी। डंबलडोर ने गहरी सांस खींचते हुए अपनी जेब से एक सुनहरी घड़ी निकाली और उसे ध्यान से देखा। प्रोफेसर मैगोनिगल ने चीखते हुए मकान नंबर 4 की तरफ इशारा किया और वे मुंडेर से नीचे कूद गई। डंबलडोर, आप ऐसा नहीं कर सकते। मैंने दिन भर इन लोगों को देखा है। दुनिया में आपको ऐसे 2 लोग नहीं मिल सकते जो हमसे इतने अलग हों। मैंने देखा कि वह अपनी माँ को पूरी सड़क पर लात मारता हुआ जा रहा था और मिठाई खाने की जिद कर रहा था। हैरी पॉटर यहाँ आकर रहेगा, यह उसके लिए सबसे अच्छी जगह है, डंबलडोर ने थोड़ी कड़क आवाज में कहा। जब वह थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो उसके अंकल आंटी उसे सब कुछ समझा देंगे। मैंने उसके लिए एक चिट्ठी लिख दी है। चिट्ठी? प्रोफेसर मैगोनिगल ने मरी हुई आवाज में कहा और वे एक बार फिर मुंडेर पर बैठ गई। डंबलडोर, क्या आपको सचमुच लगता है कि आप चिट्ठी में सारी बातें समझा सकते हैं? ये लोग उसे कभी नहीं समझ पाएंगे। वह मशहूर होगा, चारों तरफ उसका नाम होगा। मुझे हैरानी नहीं होगी अगर भविष्य में आज का दिन हैरी पॉटर दिवस के रूप में मनाया जाए। हैरी के बारे में किताबें लिखी जाएंगी। हमारी दुनिया के हर बच्चे की जुबान पर उसका नाम होगा। बिल्कुल ठीक कहा, डंबलडोर अपने आधे चांद के आकार के चश्मे के ऊपर से गंभीरता से देखते हुए बोले। यह किसी भी बच्चे का दिमाग खराब करने के लिए काफी है। वह मशहूर हो जाएगा इससे पहले कि वह बोलना और चलना सीखे। उसे तो वह घटना भी याद नहीं होगी जिसके लिए वह मशहूर है। क्या आपको नहीं लगता कि अगर वह इस सबसे दूर रहकर बड़ा हो तो ज्यादा अच्छा होगा, जब तक कि वह इसे झेलने के लिए तैयार ना हो जाए? प्रोफेसर मैगोनिगल ने अपना मुंह खोला, फिर अपना इरादा बदलकर अपने विचार को निगला और आगे कहा,
हाँ हाँ, आप ठीक कह रहे हैं, परंतु डम्बलडोर, वह बच्चा यहाँ आएगा कैसे? उन्होंने अचानक डम्बलडोर के चोगे को घूरा, जैसे उन्हें लग रहा हो कि हैरी इसी के नीचे छुपा था। हैग्रिड उसे ला रहा है। क्या आपको यह ठीक लगता है कि आप हैग्रिड पर इतने महत्वपूर्ण काम के लिए भरोसा कर रहे हैं? मुझे हैग्रिड पर अपनी जान से ज्यादा भरोसा है, डम्बलडोर ने कहा। मैं यह नहीं कहती कि वह दिल का बुरा है, प्रोफेसर मैगोनिगल ने मन मारकर कहा, परंतु आपको यह मानना ही पड़ेगा कि वह थोड़ा लापरवाह है। उसकी यह आदत है। यह आवाज कैसी है? एक हल्की गड़गड़ की आवाज ने उनके चारों तरफ फैली खामोशी तोड़ी। आवाज धीरे धीरे तेज होती गई। उन्होंने सड़क के ऊपर और नीचे की तरफ हेडलाइट की रोशनी की तलाश की। जब आवाज बहुत तेज हो गई तो उन्होंने ऊपर आसमान की तरफ देखा। एक बड़ी मोटरसाइकिल हवा में से निकलकर नीचे उतरी और उनके सामने सड़क पर आकर खड़ी हो गई। मोटरसाइकिल बहुत बड़ी थी, परंतु उस आदमी के मुकाबले में कुछ नहीं थी जो उस पर बैठा हुआ था। वह आम आदमी की तुलना में दुगना लंबा था और कम से कम 5 गुना चौड़ा था। वह एकदम जंगली लग रहा था। दाढ़ी की लंबी लटों ने उसके ज्यादातर चेहरे को छुपा रखा था। उसके हाथ कूड़ेदान के ढक्कन जितने बड़े थे और चमड़े के जूतों में उसके पैर बेबी डॉल्फिन की तरह लग रहे थे। उसकी विशाल शक्तिशाली बाहों में कंबलों की एक पोटली थी। हैग्रिड, डम्बलडोर ने राहत की सांस लेते हुए कहा, आखिर तुम आ ही गए। और तुम्हें यह मोटरसाइकिल कहाँ से मिली? उधार ली प्रोफेसर डम्बलडोर सर। हैग्रिड ने मोटरसाइकिल से सावधानी से उतरते हुए कहा। सीरियस ब्लैक ने हमें यह उधार दी है, हम उसे ले आए सर। कोई मुश्किल तो नहीं हुई? नहीं सर, घर तो पूरी तरह लगभग तबाह हो गया था, परंतु इससे पहले कि मगलू चारों तरफ जमा हो जाते हम उसे सही सलामत बाहर निकाल लाए। जब हम ब्रिस्टल के ऊपर उड़ रहे थे तो उसकी नींद लग गई। डम्बलडोर और प्रोफेसर मैगोनिगल आगे झुके और उन्होंने कंबलों की पोटली के ऊपर से झांका। अंदर एक छोटा बच्चा था जो गहरी नींद में सो रहा था। उसके माथे पर काले घने बालों के गुच्छे के नीचे उन्हें एक अजीब से आकार का घाव दिख रहा था, जैसे वहां बिजली गिरी हो। क्या यहीं पर? प्रोफेसर मैगोनिगल ने फुसफुसाते हुए पूछा। हाँ, डम्बलडोर ने कहा, उसके माथे पर यह निशान जिंदगी भर रहेगा। क्या आप इस बारे में कुछ नहीं कर सकते डम्बलडोर? अगर मैं कह भी सकता तो भी नहीं करता। घाव के निशान कई बार बहुत काम आते हैं। मेरे खुद के बाएं घुटने के ऊपर एक निशान है जो लंदन के अंडरग्राउंड का बेहतरीन नक्शा है। खैर, उसे मुझे दे दो हैग्रिड। अच्छा रहेगा अगर हम इस काम को जल्दी से निपटा लें। डम्बलडोर ने हैरी को अपनी बाहों में लिया और डर्सली के घर की तरफ मुड़े। क्या हम उसे गुड बाय कह सकते हैं सर? हैग्रिड ने पूछा। उसने अपना बड़ा झबरीले बालों वाला सिर हैरी पर झुकाया और अपने लटकते बालों को छुआते हुए उसे बहुत हल्के से चूम लिया। फिर अचानक हैग्रिड के मुंह से ऐसी आवाज निकली जैसे कोई घायल कुत्ता रो रहा हो। प्रोफेसर मैगोनिगल दबी आवाज में बोली, मगलू जाग जाएंगे। सॉरी, हैग्रिड ने सिसकते हुए कहा। उसने एक बड़ा सा धब्बेदार रुमाल निकाला और उसमें अपना चेहरा छुपा लिया। परंतु हम इसे सहन नहीं कर सकते। लिली और जेम्स मर गए और बेचारे छोटे से हैरी को मगलुओं के साथ रहना पड़ेगा। हाँ हाँ, बड़े दुख की बात है, पर अपने आप को संभालो हैग्रिड, वरना लोग हमें देख लेंगे, प्रोफेसर मैगोनिगल ने फुसफुसाते हुए कहा। जब डम्बलडोर बगीचे की नीची दीवार को लांघकर सामने वाले दरवाजे तक गए तो प्रोफेसर मैगोनिगल हैग्रिड की बाह को डरते डरते थपथपा रही थी। डम्बलडोर ने हैरी को दरवाजे की सीढ़ियों पर धीरे से लिटा दिया। अपने चोगे से एक चिट्ठी निकाली, उसे हैरी के कंबलों के अंदर सावधानी से रखा और इसके बाद वे उन दोनों के पास लौट आए। पूरे 1 मिनट तक वे तीनों खड़े रहे और उस छोटी सी पोटली को निहारते रहे। हैग्रिड के कंधे हिल रहे थे। प्रोफेसर मैगोनिगल की पलकें लगातार झपक रही थी और डम्बलडोर की आंखों में जो चमक आमतौर पर नजर आती थी वह उस समय नहीं दिख रही थी। तो डम्बलडोर ने अंत में कहा, अब हमारा काम खत्म हो चुका है, अब यहाँ रुकने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा होगा कि हम यहाँ से चल दें और जश्न में शामिल हो जाएं। हाँ, हैग्रिड ने दबी आवाज में कहा। हम यह मोटरसाइकिल सीरियस ब्लैक को लौटा देते हैं। गुड नाइट प्रोफेसर मैगोनिगल, प्रोफेसर डम्बलडोर सर। अपने बहते हुए आंसुओं को अपनी जैकेट की आस्तीन से पोंछते हुए हैग्रिड मोटरसाइकिल पर सवार हुआ और किक मारकर उसने इंजन में जान डाल दी। फिर तेज गरज के साथ मोटरसाइकिल हवा में उठी और रात के अंधेरे में गुम हो गई। प्रोफेसर मैगोनिगल, मुझे आशा है आपसे जल्दी ही मुलाकात होगी, डम्बलडोर ने सिर हिलाते हुए कहा। प्रोफेसर मैगोनिगल ने जवाब में अपनी नाक सुड़की। डम्बलडोर मुड़े और सड़क पर चल दिए। मोड़ पर जाकर वे रुके और अपना चांदी का बत्ती बुझाने वाला यंत्र बाहर निकाला। उन्होंने उसे एक बार क्लिक किया तो रोशनी के 12 गोले सड़क के लैंपों की तरफ तेजी से लपके और प्रिवी ड्राइव अचानक नारंगी रोशनी में नहा गया।
डम्बलडोर देख सकते थे कि सड़क के दूसरे सिरे पर एक भूरी बिल्ली चली जा रही थी। उन्हें नंबर 4 की सीढ़ी पर रखे कंबलों की पोटली की झलक भर दिख रही थी। गुड लक हैरी, उन्होंने धीरे से कहा। फिर वे पलटे और चोगे को एक झटका देते हुए गायब हो गए। हल्की हल्की हवा प्रिविट ड्राइव की साफ सुथरी झाड़ियों को हिला रही थी। काले आसमान के नीचे सब कुछ शांत और व्यवस्थित था। यह वह आखिरी जगह थी जहां आप आश्चर्यजनक घटनाएं होने की उम्मीद कर सकते थे। हैरी पॉटर ने सोते सोते अपने कंबलों के भीतर करवट बदली। उसके नन्हे से हाथ ने पास रखी चिट्ठी को पकड़ लिया और वह सोता रहा। वह नहीं जानता था कि वह खास था, यह भी नहीं कि वह मशहूर था, यह भी नहीं कि वह कुछ घंटे बाद मिसेस डस्ली की चीख सुनकर उठेगा जब वे दूध की बोतल बाहर रखने के लिए सामने वाला दरवाजा खोलेंगी। वह यह भी नहीं जानता था कि अगले कुछ सप्ताह उसका कजिन डडली उसे नोचेगा और तंग करेगा। और वह यह तो जान ही नहीं सकता था कि इस समय पूरे देश में छुप छुप कर मिल रहे लोग अपने गिलास उठाकर दबी आवाज में कह रहे थे, हैरी पॉटर के नाम, वह लड़का जो जिंदा बच गया। कहानी सुनने के लिए शुक्रिया दोस्तों। आशा करता हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको पता चलता रहे कि अगली कहानी आ गई है। और अगला अध्याय जल्दी ही आप लोगों के सामने लेकर आऊंगा। धन्यवाद।